बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आपने अगर अभी तक वीपीएन इंस्टॉल नहीं किया तो अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स पे वीपीएन इंस्टॉल कर लें, ताकि मेरी और तमाम वो लोग जो आज़ाद सहाफ़त कर रहे हैं और पाकिस्तान में रूल ऑफ़ लॉ के लिए, आज़ादी इज़हार राय के लिए बात कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें नाकाम हो जाएँ। या तो आप वीपीएन इंस्टॉल करें ताकि आप हमारी वीडियो देख सकें, या फिर आप जब वीडियो को क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार करें ताकि वीडियो शुरू हो जाए, क्योंकि वो सर्फिंग पे चली जाती है 1 या आधे मिनट के लिए, और वो आप इंतज़ार करेंगे, जब शुरू हो जाएगी तो शुरू हो जाएगी। अब आ जाए नाज़रीन खबरों की तरफ। डॉक्टर आसिफ हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में रहते हैं, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, एक नई मुश्किल है। मैं पहले थोड़ा सा आपको बताऊं, डॉक्टर आसिफ, ये आप एक तस्वीर देखें, इसमें खड़े हुए हैं साथ रिचर्ड ग्रेनल के। ये रिचर्ड ग्रेनल अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा हैं और बड़े अहम रुकन हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। ये जब तक डोनाल्ड ट्रंप की टीम का बाकायदा हिस्सा नहीं बने थे या इन्होंने हलफ नहीं उठाया था, उससे पहले इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा बातचीत करते रहे हैं, बहुत सारे ट्वीट्स करते रहे हैं। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनने के बाद और वाइट हाउस की टीम का हिस्सा बनने के बाद इन्होंने बात नहीं की थी ऐसे खुलकर, जिसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। और इमरान खान साहब के मुखालिफिन या बहुत सारे लोग जो इस वक्त मौजूदा रजीम में पाकिस्तान में मौजूद हैं या उसके बेनिफिशरी हैं, वो सारे ये कह रहे थे कि रिचर्ड ग्रेनल को काबू कर लिया गया और बहुत सारे लोगों को शटअप कॉल चली गई है। लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है। रिचर्ड ग्रेनल के साथ डॉक्टर आसिफ महमूद खड़े हैं। ये इमरान खान साहब के दोस्त हैं और पाकिस्तानियों के बड़े हमदर्द हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो ये बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं, कि कुछ और साथी भी हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आ जाए, इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी को ख़त्म किया जाए, उन्हें रिहाई मिले, पाकिस्तान में मैंडेट जो है उसका एहतराम किया जाए और इंसानी हकूक़ की पामालियाँ और जो खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वो बंद की जाए। जब मुझे जबरी तौर पर लापता किया गया था तो मुझे बाद में पता चला कि डॉक्टर साहब ने बहुत आवाज़ उठाई थी और बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि डॉक्टर साहब की बहुत सारी जगहों पर, अहम जगहों पर अप्रोच है, तो इन्होंने वहाँ राब्ता भी किया कि पाकिस्तान में एक सहाफ़ी को जबरी तौर पे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने लापता किया हुआ है, लिहाजा उसकी बाजियाबी के लिए अपना किरदार अदा करें। तो डॉक्टर आसिफ साहब अब रिचर्ड ग्रेनल के साथ खड़े हैं, जिनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो रिचर्ड के साथ बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र छेड़ा और पाकिस्तान के बारे में बात की। तो रिचर्ड ने एक मरतबा फिर वही अपना मौक़िफ़ दोहरा दिया जो पाकिस्तान हुकूमत नहीं चाहती कि वो दोहराए। इससे ये पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअल टीम क्या सोच रही है पाकिस्तान के बारे में। देखिए, पहले तो अमेरिका को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं पहले दिन से इसके खिलाफ हूँ कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करे। लेकिन इंसानी हकूक़ का मामला जो होता है, ह्यूमन राइट्स का, आज़ादी इज़हार राय का, ये अब किसी मुल्क का अंदरूनी मामला नहीं है। यानी हम दुनिया भर में आवाज़ उठाते हैं जहाँ पर भी गैर इंसानी सलूक होता है इंसानों के साथ, तो ये हमारा राइट है। तो जहाँ पे आप इंसानी हकूक़ को पामाल करते हैं, वहाँ पे आलमी बरादरी को पाकिस्तान पे दबाव डालना चाहिए और पाकिस्तान को भी उन जगहों पे दबाव डालना चाहिए जहाँ पे पाकिस्तान समझता है कि आलमी सतह पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जैसा कि फ़लस्तीन में होती हैं, जैसा कि कश्मीर में होती हैं, जैसा कि हम बॉस्निया की बात करते थे, इराक की बात करते थे, लीबिया और शाम की बात करते थे। तो इसी तरह से दुनिया में जहाँ जहाँ इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो, दुनिया के जो जिम्मेदार ममालिक हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि आवाज़ उठाएं। हाँ, रजीम चेंज करना उनका काम नहीं होता। लेट द पीपल ऑफ द कंट्री डिसाइड। जिस मुल्क में लोग रहते हैं वही फैसला करें कि उनके ऊपर कौन हुकूमत करेगा और कौन नहीं करेगा। तो अमेरिका ने जो पाकिस्तान में 2022 में सहूलतकारी की और एक रजीम चेंज करवाया, इसके तो मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अब ह्यूमन राइट्स के लिए अगर अमेरिका से आवाज़ें उठती हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत के लिए सिचुएशन मुश्किल हो जाएगी। हुकूमत अभी तक रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात नहीं कर सकी और सवाए ये इंडो पाक मामले के या दीगर इक्का दुक्का मामलात के जो स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं मुल्कों के बीच में, उसके अलावा हुकूमत कोई भी ताल्लुक़ बनाने में डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन से कामयाब नहीं हुई। हालांकि इन्होंने मादनियात का भी उन्हें कहा कि जी मादनियात हम आपको देते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये हर काम करने के लिए तैयार हैं अमेरिका के कहने पर। लेकिन जब रिचर्ड ने अभी स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा जी डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं, ही लव हिम, उसे बहुत प्यार करते हैं, और उन्होंने कहा जी इस पर हम काम कर रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो अच्छी खबर आएगी, इमरान खान साहब की रिहाई बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से उन्होंने बातचीत की है। वो तफसीली चीज़ें सामने आएंगी, मैं आपके सामने रखूँगा। तो अमेरिका को या पूरी दुनिया को
ये किरदार अदा करना चाहिए और ओवरसीज पाकिस्तानियों को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स हों, आज़ादी इज़हार राय हो, मैंडेट का एहतराम किया जाए, रूल ऑफ लॉ हो, जबरी गुमशुदगियों वाला एक घटिया मामला जो है वो ख़त्म किया जाए, ख़वातीन और बच्चों पे टॉर्चर और उनकी गिरफ्तारियां बंद की जाएं। कोर्ट पैकिंग पाकिस्तान में की गई है, बहुत बड़ी जलालत है, आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई गई, ये सारी चीज़ें ख़त्म की जाएँ। पाकिस्तान की हुकूमत पहले ही बहुत दबाव में है और अब एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ गया है। ये अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं नाज़रीन, गौर से सुनिएगा कि इंडिया ने पाकिस्तान के साथ किया क्या है। मैं तफसील आपके सामने रखता हूं। इंडिया ने मुख्तलिफ डैम से पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इंडिया ने जिस डैम से पानी पाकिस्तान का रोका उसका नाम है बगलिहार डैम। ये दरियाए चनाब के ऊपर बना है और सिंध तास मुआहदे के मुताबिक दरियाए चनाब पे इंडिया कोई डैम नहीं बना सकता था, लेकिन परवेज मुशर्रफ के दौर में जो एक डिक्टेटर था, इंडिया ने ये डैम बना लिया था बगलिहार डैम, और परवेज मुशर्रफ इसको तबाह नहीं कर सका। तो ये एक डैम है, ये 450 मेगावाट बिजली भी बनाता है इंडिया के लिए और वो हमारा बेशुमार पानी भी रोकते हैं दरियाए चनाब पे। जो कानून के मुताबिक हमारा पानी है, सिंध तास मुआहदे की पहली दफा खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। आप ये ना समझ लीजिएगा कि इंडिया अब कर रहा है। इंडिया ने एक एक करके आपके पानियों पे डैम बनाए, पहले पानी रोकने का बंदोबस्त किया। जब उनके पास पानी रोकने का बंदोबस्त हो गया तब उन्होंने मौके का इंतजार किया और अनाउंस कर दिया अब हम रोक देंगे। अब वो रोक रहे हैं। अब उन्होंने चनाब और जेलम के ऊपर सिर्फ पानी रोकना है, सिंध के ऊपर उन्होंने नए स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। अब वो क्या करते हैं, आप रोक पाते हैं या नहीं, ये सवाल अपनी जगह पे। तो डैम जो तबाह करना चाहिए था 2005 में, पाकिस्तान को रोकना चाहिए था कि यार आपने डैम क्यों बनाया। ये बगलिहार डैम है, ये परवेज मुशर्रफ के दौर में बना, इंडिया ने बनाया 450 मेगावाट का। इसने सबसे पहले पानी रोका पाकिस्तान का। लगभग जो 80% पानी है पाकिस्तान का वो रोक दिया गया है दरियाए चनाब में। डिफरेंट आदादोशुमार आ रहे हैं और सरकारी हैं। लगभग 70 से 80% पानी दरियाए चनाब में, और बाद इत्तलात के मुताबिक इससे ज़्यादा पानी रोक दिया गया है। एक और डैम है सलाल डैम। ये डैम बनाया गया था ज़ियाउल हक के दौर में दरियाए चनाब पर। तो ज़ियाउल हक साहब इस डैम को बनने से भी नहीं रोक सके, रन ऑफ द रिवर। और आगे एक डैम है, इन्होंने वाटर स्टोरेज है बहुत बड़ा, तो यहां पे भी पाकिस्तान का पानी रोकना शुरू कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए उन्होंने। अब जो सलाल डैम है वहां से पानी बंद होने के बाद दरियाए चनाब में पानी मजीद कम हो गया है। इतलात आ रही हैं कि किशन गंगा डैम जेलम, जहां पे 330 मेगावाट बिजली बनती है, ये जो किशन गंगा डैम है ये जनाब, ये जनरल राहील शरीफ, जनरल कियानी, जनरल बाजवा, ये इनके अदवार का डैम है। और अशफाक परवेज कियानी और ये सारे इस दौर में आर्मी चीफ रहे हैं, इनके अदवार में ये डैम बनता रहा है। परवेज मुशर्रफ के दौर में आगाज़ इसका किया गया था, यानी उन्होंने इसका नया कागजी कार्रवाई की थी। फिर अशफाक परवेज कियानी साहब का दौर आया, जनरल साहब का, ये डैम बनता रहा। राहील शरीफ साहब का दौर आया, ये डैम बनता रहा। जनरल बाजवा का दौर आया, ये डैम बनता रहा और ये डैम बन गया। ये पाकिस्तानी पानी के ऊपर डैम बना रहा है इंडिया। हम इसको एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं क्योंकि वो डैम बना रहा था, पानी नहीं रोक रहा था। क्योंकि पानी आपके मुल्क में आ रहा था तो आपको प्रॉब्लम नहीं था, आपको ये था कि इंडिया डैम जरूर बना रहा है लेकिन पानी हमारा नहीं रोकेगा। ये अंडरस्टैंडिंग शायद पाकिस्तान की और इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की आपस में थी। हुकूमतों का तो देखें लेना देना ही कुछ नहीं होता, ना नवाज शरीफ कुछ बेचता है, ना इमरान खान, ना जरदारी, कोई भी नहीं। ये तो हुकूमत का बस बराए नाम ही हिस्सा होते हैं, इन्हें क्या पता कि ये क्या चल रहा है। पाकिस्तान में तो सारा कंट्रोल ही एस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। सिविलियन के हाथ में कंट्रोल होता है। हम उन्हें पूछते तो सही, आज उनको पूछते जनाब आपने ये क्या किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन बंदा था। राहील शरीफ, जनरल कियानी और जनरल बाजवा, इनके दौर में जनाब बन गया किशन गंगा डैम। अब ये दरियाए जेलम के ऊपर है, इस पे अगर उन्होंने पानी रोका तो दरियाए जेलम भी खुश्क होना शुरू हो जाएगा। रतले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। ये 850 मेगावाट का बहुत बड़ा डैम है जिसपे इस वक्त इंडिया काम कर रहा है। और भी बहुत सारे छोटे बड़े स्टोरेज है, वाटर स्टोरेज, जो इंडिया ने हमारे पानियों में बनाए हैं। जब हम हमारे पानी कहते हैं ना, तो हमारे पास टोटल 6 पानी है जो इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम हुए। 3 पानी भारत के, रावी, सतलुज और ब्यास, सिंध तास मुआहदे के मुताबिक आप जितने मर्जी डैम बनाए आपकी मर्जी, तीनों खुश्क हो गए। 3 जो मगरबी दरिया है, और इन्हीं मगरबी दरियाओं से हम नहरें निकाल के अपने मशरकी दरियाओं का पानी भी पूरा करते हैं, ये हमारे थे। अब ये जो मैं स्ट्रक्चर्स और आपको बात बता रहा हूं ना, ये हमारे डैम्स के ऊपर उन्होंने बनाए हैं। और अब अमली तौर पे भारत ने पानी रोकना शुरू कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या भारत को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए इस वक्त? मेरा तो नहीं ख्याल कि उन्हें हमला करना चाहिए, अपने फौजी मरवाने चाहिए। वजह यह है कि मैं पहले आपको कह चुका हूं
जब शुरू में ये जंग वाली सूरत बनी थी कि भारत ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दी है सिंध-ताश माहिदा मुअत्तल करके, और अब उन्होंने अमली तौर पे पानी रोकना शुरू कर दिया है। तो अगर वो पानी रोक लेते हैं तो ये वो कामयाबी है उनकी इंडिया की। फिर जब उन्होंने डैम बनाए आपने बनने दिए, वो डैम बना के उन्होंने खड़े कर दिए, आपने उसको देखते रहे, आपने वो गिराई नहीं, आपने बात ही नहीं की, आपने मुकदमा ही नहीं लड़ा पाकिस्तान का। और अब जब डैम पानी रोक रहे हैं तो अब आप कुछ कर नहीं सकते। क्या कर सकते हैं आप? देखिए, इंडिया तो हमला नहीं करेगा, उसे हमला करने की मेरे ख्याल में अब जरूरत नहीं है। हो सकता है वो कर भी दे अपनी आवाम को ठंडा करने के लिए, हो सकता है वो जरा पॉपुलैरिटी लेने के लिए, कोई रोला रोला डालने के लिए वो थोड़ा बहुत वो गेम कर भी दे, या हो सकता है कि ये सारा का सारा इंडिया कर ही इसलिए रहा है कि उनका इलेक्शन निकल जाए, उसके बाद ठीक है नॉर्मलाइज कर देंगे चीजें। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या भारत को अपने बंदे मरवाने चाहिए, अपने फौजी मरवाने चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अक्लमंदी का फैसला होगा। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को भारत ने दिखा दिया कि वो पानी रोक सकता। अब ये खबरें पाकिस्तान के मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं कि कौन कौन से डैम है जहां पे भारत ने पानी रोक दिया है और कौन कौन से डैम है जहां पे भारत पानी रोकने के बारे में इस वक्त प्लान कर रहा है। तो पाकिस्तान इस पानी को कैसे जारी करवा सकता है? लेकिन इससे पहले आपको एक स्टेटमेंट सुनना चाहिए, जो इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट है। ये बड़ा जरूरी है, जरा ये सुने आप। डार साहब ने इस स्टेटमेंट में क्या कहा, इससे आपको पता चलेगा। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये जरा एक दफा फिर सुने। इसके ऊपर इसमें किसी किस्म की एनक्रोचमेंट, सस्पेंशन, हमारे पानी का रुकाव विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। इसीलिए वर्ड्स यूज किए गए हैं आज के एलामिये में कि इट टेंटामाउंट टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर। तो बाकी आप समझते हैं कि जो भी हमें एक्शन लेने होंगे वो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। देखिए, डार साहब क्या कह रहे हैं। डार साहब पाकिस्तान के डिप्टी वजीर आजम हैं और वो ये कह रहे हैं कि, और वजीर खारजा भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इसको ऐलान जंग समझेंगे, एक एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे कि आपने हमारे साथ जंग शुरू कर दी है अगर आपने पानी रोका तो। ये डार साहब का चंद दिन पहले का स्टेटमेंट है कि अगर आपने पानी रोका, डैम से उन्होंने बना लिए, अगर आपने पानी रोका तो फिर हम इसको ऐलान जंग समझेंगे, हम समझेंगे आपने हम पे हमला कर दिया है, एक्ट ऑफ वॉर है। अब उन्होंने पानी रोक दिया है। अब इस एक्ट ऑफ वॉर का पाकिस्तान जवाब कैसे देगा? क्या पानी खुलवाने के लिए पाकिस्तान बैरूनी दबाव जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के अगर दुनिया के साथ मुरासम देखें तो इंडिया कुछ आगे है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में उतनी सपोर्ट दुनिया में नहीं है। लड़ाई की धमकी, पाकिस्तान और लड़ाई की धमकी, तो पाकिस्तान तो एटम बम चलाने की धमकियां भी दे रहा है। पाकिस्तान के सफ़ीर और वजीर तक ये धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इंडिया उसके बावजूद पानी बंद कर रहा है। क्या पाकिस्तान भारत में किसी वाटर स्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है? यानी पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर या GB में, गिलगित बल्तिस्तान में कोई डैम बनाता है तो इंडिया एतराज़ करता है आलमी सतह पे। अब इंडिया ने वाटर स्ट्रक्चर आपके पानी के ऊपर बना दिए हैं, आप बवक्त उनको रोक नहीं पाए, लेकिन अब वो पानी रोक रहे हैं, क्या आप वो स्ट्रक्चर तबाह कर सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डार साहब ने खुद कहा है कि ये एक्ट ऑफ वार है। उन्होंने इसको एक्ट ऑफ वॉर करार दिया डार साहब ने। अब नाज़रीन, सिचुएशन आपके सामने है, पाकिस्तान इसको कैसे टैकल करता है मुझे कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि देखें इसके लिए बड़ा हार्ड स्टांस लेना पड़ेगा। वो उन्होंने पानी रोक दिया है, अब पानी खुलवाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं? क्या आप एक जंग का खतरा मोल ले सकते हैं? अगर आप जंग नहीं करते तो आपके किसानों को पानी कम मिलेगा, आपकी अजनास कम होंगी, आप ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होंगे। पहले ही आपके पास यहाँ पे किसान मायूस है, गंदम की आप कीमत नहीं दे रहे, कपास आपकी जो है वो तकरीबन कोई 35% तक कम हो गई है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में हर किस्म की अजनास कम होती चली जा रही है। किसान पहले ही परेशान है, जब उसे और पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा तो पाकिस्तान में ग़िज़ाई किल्लत होने का खतरा बढ़ता चला जाएगा। पाकिस्तान की मईशत को बड़ा झटका लगेगा। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो इस बारे में क्या फैसला करती है। सियासतदान तो ना 3 में तो ना 13 में, और ये फैसला देखें होना तो सियासतदानों को करना चाहिए। देखें प्रैक्टिकली लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं वो बात आपको निकाल के सुना भी देता हूँ। असल बात वही है कि फैसला जो है वो तो सियासतदानों को करना चाहिए, किसी और को ये हक नहीं है कि वो ये फैसला करे, चाहे वो कोई फौजी है, चाहे वो कोई और किसी और इदारे में बैठा हुआ आदमी है। ये फैसला तो सिविलियन की आदत का होना चाहिए।
जंग के मामलात में लतीफ़ खोसा साहब ने बड़ी खुलकर बात की। उन्होंने क्या कहा, ये जरा सुने आप। नहीं करते जी। जनरल आसिम मुनीर कौन होता है भाई? ये सिविलियन डिक्टेटर का फैसले होते हैं। जंग में माफ कीजिएगा, जंग का दिफा करना, जंग में जाना, जंग का फैसला करना, ये हमेशा सिविलियन डिक्टेटर का होता है। अफवाज पाकिस्तान एक सर्विस है जो उनके ताबे काम करती है, उनकी हिदायत पर काम करती है, उनके हुक्म पर काम करती है। आप मत करें वो हाल जो बांग्लादेश में हुआ था। आपने गल्फ इतनी क्रिएट कर दी है अवाम में और अफवाज पाकिस्तान में कि वहाँ भी आपने देखा फौज कभी नहीं जंग जीता करती, ना लड़ा करती है। अवाम हमेशा उनके पीछे होते हैं। अवाम हमायत करती है तो तब होता है। अच्छा जी, वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर कोई इनका ताल्लुक नहीं है जंग के साथ और इन मामलात के साथ। ये सिर्फ सिविलियन क़यादत के हुक्म के ऊपर जाके लड़ाई लड़ सकते हैं। फौजें जंगें नहीं जीतती होती, अवाम जंग जीतती होती है। और अवामी सपोर्ट इसलिए नहीं है कि एक बहुत बड़ी गल्फ या एक बहुत बड़ी खलीज पैदा कर दी गई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज में और पाकिस्तान के अवाम में लगातार जुल्म, जबर और फस्तायत करने के बाद। इस पे जो है वो अभी हुकूमत ने एक यकजहती की कोशिश तो की थी, लेकिन हुकूमती बंदे ही आपस में बैठा बैठू के उन्होंने, और वो भी तीसरे चौथे लेवल की क़यादत, यानी हुक्मरान तो आए बैठे ही नहीं। बिलावल भी नहीं आया, नवाज शरीफ भी नहीं, बाकी और कोई भी नहीं, ना गिलानी साहब, ना कोई और, कोई नजर ही नहीं आया। कोई जो अहम लीडर है शहबाज शरीफ, कोई भी नहीं था। बल्कि सेकंड दर्जे की जो क़यादत है वज़रा वो भी नहीं थे। वो अता तारड़ ने देनी थी प्रेस ब्रीफिंग जंग के ऊपर, पता नहीं क्या देनी थी, साथ DGI SPR। तो वो चौथे दर्जे की जो क़यादत है सियासी जमातों की, वो वहाँ पे बैठे हुए थे MNAs वगैरह, और वो सुन रहे थे और अपोजिशन ने भी उसको संजीदा नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस पर क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़रा फजलुर रहमान साहब की आप बात सुने। वो फजलुर रहमान साहब कहते हैं ये तो मजाक है, यानी मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाया था। उन्होंने कहा ब्रीफिंग गैर संजीदा रवैया है, ब्रीफिंग गैर संजीदा थी। ये गैर संजीदा इकदाम क्यों लिए जा रहे हैं, किसी को कोई इल्म नहीं था। सिर्फ फौजी सोच और अप्रोच काफ़ी नहीं है मौजूदा हालात से निपटने के लिए, और यानी हमें तो बुलाया नहीं गया, फजलुर रहमान साहब ने साफ कहा। तो आप अंदाज़ा करें कि किस लेवल की इस हुकूमत की गैर संजीदगी है कि कौमी यकजहती की कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसलिए बुलाई कि इसमें भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गंदा कर लें। बाकी अपोजिशन कोई नहीं आई। यहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट है वो रिपोर्ट कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कोई भी नहीं आया। इसमें जनाब एक स्टेटमेंट और है जो शेख वकास अकरम साहब का है। ये स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, और वो डेवलपमेंट हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। कुछ बड़े अहम मुतालबात अब सामने रखे गए हैं जिनकी बुनियाद पर अब तहरीक चलने जा रही है। लेकिन शेख वकास अकरम साहब का स्टेटमेंट है कि इमरान खान को इस वक्त जेल में रखना कौमी नुकसान है और आप इसके मुजरिम हैं। फार्म 47 की हुकूमत के लंगड़े लूले ज़ईफ़ बयानात से भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अडियाला जेल में बैठे इमरान खान के एक ट्वीट से इंडिया कांप गया और इनको इमरान खान का ट्विटर अकाउंट बंद करना पड़ा। देखें, इमरान खान की ट्वीट जो है ना वो नरेंद्र मोदी की ट्वीट से थोड़ा सा फ़र्क है उनका। दुनिया के अंदर जो फैलाव है इंफॉर्मेशन का, पाकिस्तान में कोई दूसरा आदमी नहीं है जो नरेंद्र मोदी की ट्वीट का मुकाबला कर सके इमरान खान के अलावा। मैं चैलेंज करता हूं जनरल आसिम मुनीर ट्वीट करके देख लें, या ISPR के अकाउंट से जनरल आसिम मुनीर ट्वीट करके देख लें। उसकी रीच किसी सूरत भी नरेंद्र मोदी की रीच के करीब, क्या उसके 5 गुना पीछे भी नहीं पहुंचेगी। लेकिन इमरान खान ट्वीट करके देखें तो वो नरेंद्र मोदी को क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो ट्विटर है उसको बैन किया हुआ है। पूरी दुनिया में ट्विटर एक ऐसा वेपन है जिस पे बयानिए बनते हैं, पूरी दुनिया के रियासतों के बयानिए बनते हैं। मेरी तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि अगर आपने ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट नहीं बनाया, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको इस्तेमाल करना सीख लेंगे। आप फौरी तौर पे ट्विटर के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं और चाहे VPN लगा के आपको चलाना पड़े, आप इसको चलाएं। और अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो वो इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, वो चीज़ें जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आज़ादी इज़हार राय, पाकिस्तान में मैंडेट के एहतराम, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बारे में जो पोस्टें भी आपको नजर आए, आप कुछ और ना करें, एक बटन दबा के आप उनको ही पोस्ट कर दें। पूरी दुनिया में आपकी आवाज़ पहुंच जाती है। आज दुनिया में जो सबसे बड़ा पैरामीटर है जिसकी बुनियाद पे दुनिया फैसला करती है कि कहां पे जुल्म और ज्यादती हो रही है, वो ट्विटर को समझा जाता है। लिहाजा आप ट्विटर या X इसको आप डाउनलोड जरूर करें। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि फार्म 47 के जरिए वतन पर कब्जा करने वाले इक्तदार के भूखे अपने ही लोगों पर गोलियां चलाकर उनको कत्ल करने वाले कभी भी अपने वतन का दिफा नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा। और साथ ही अल्लामा साहब ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन हारे हुए हैं, ये किस हैसियत में इक्तदार की कुर्सी पर बैठे हैं। ये फार्म 47 वाले झूठे हैं, ये कभी सच नहीं बोलेंगे। मुल्क अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है।
8 फरवरी को अवाम ने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालकर इनके खतरनाक मंसूबे को नाकाम बनाकर उन्हें रुसवा किया। तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा वोट पंजाब में मिले। नाज़रीन, एक और चीज़ है, आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त भारत में अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठी हो रही है और वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। भारत जारहाना है और वो बहुत ताकतवर भी है, बड़ा मुल्क भी है, पैसा भी ज़्यादा उनके पास, उनके वसाइल भी ज़्यादा है। इसके बावजूद वो कौमी यकजहती को फ़रोग दे रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं। उनका अपोजिशन राहुल गांधी, मोदी, वो इकट्ठे बैठते हैं और वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी बुलाते हैं। जबकि पाकिस्तान जिसको जारहियत का सामना है, जिसका पानी रोक दिया गया है, वहां अपोजिशन लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सुनाई नहीं जाती। वहां पे अपोजिशन बात करती है, सुनाई नहीं जाती। जो अपोजिशन का सबसे बड़ा रहनुमा है, जिसकी सबसे ज्यादा अक्सरियत है पाकिस्तान में, उसको जेल में उसके लोगों से मिलने नहीं दिया जाता। और उमर अयूब साहब जब कौमी असम्बली में खड़े होकर तकरीर करते हैं, उन्होंने कहा जी पिछले साल एक बरामूस मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरा है। वो आपको खबर याद होगी ना, एक मिसाइल आया था, वो पाकिस्तान में आकर गिरा था, जिस पर रोला पड़ गया था। DGISPR ने गालिबन इसके ऊपर कोई बात भी की थी और हमने अजीबोगरीब कहानियां उस दिन सुनी थी। तो वो ये कहते हैं कि पिछले साल एक बरामूस मिसाइल पाकिस्तान में आकर गिरा, वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट था। इस पर हमारा क्या रिस्पॉन्स था, ये सवाल उन्होंने जब पूछा उमर अयूब साहब ने, तो इस बात पर कौमी असम्बली में उनकी तकरीर कट कर दी गई। ये है नाजरीन संजीदगी का आलम कि भारत में इकट्ठा किया जा रहा है अपोजिशन को, पाकिस्तान में अलग अलग किया जा रहा है हुकूमत को, अपोजिशन को, सबको, और ये एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अब बलूचिस्तान में भी बहुत गुस्सा है। अख्तर मेंगल साहब का एक स्टेटमेंट है, उसमें मैं अपने वीलॉग का इख्तिताम करूंगा। स्टेटमेंट उन्होंने बड़ा खौफनाक दिया, लेकिन ये हकायक है जिनको फेस किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा कि दुनिया की जंगी तारीख में कभी 90,000 फौजियों ने इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले। अपने निसाब की किताबों में यह भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों की पतलूनें आज भी वहीं लटकी हुई हैं। ये भी निसाब की किताबों में डाल दें कि आप जंग हार चुके थे और रेडियो पर खबरें चल रही थी कि हमने हिंदुस्तान के कौन कौन से इलाके फतह कर लिए हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने ये बात की है। देखें, ये बहुत बुरा लगता है सुनने में, ये कहने में भी बहुत बुरा लगता है। ना हम ये कहना चाहते हैं, ना ये सुनना चाहते हैं। हम कौमी यकजहती चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरी मुल्क, पूरी कौम उस वक्त अपनी फौज के साथ खड़ी हो जिस वक्त मुल्क के दिफा का मामला है। लेकिन खुदा का वास्ता कम से कम मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कौम के साथ तो खड़ी हो। जुल्म, जबर, फस्तायत, ये चीजें बंद तो करे। लोगों को, औरतों को, बच्चों को मारना तो बंद करें। भाई, आप लोगों के जज्बात की किसी किस्म की आपको कदर ही नहीं है, तो फिर लोग जो हैं वो फिर उसी तरह सोचते हैं ना, टिट फॉर टैट होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये एक सुनहरी मौका है कि वो अवाम के गिले शुक्वे दूर करने के लिए एक कदम आगे बढ़े और जुल्म और ज्यादती बंद कर दे। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।